स्माइल आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए। और एनपीओ कर लेते हैं, आज एनपीओ की शुरुआत करते हैं। तुम वैसे परिवर्तन देख पा रहे हो मुझ में? आदमी चेंज हो जाता है तुरंत ही, देख रहे हो राजा? सो एनपीओ की खास बात हमेशा ध्यान में रखना। एनपीओ कब करना? पहले फाइनल अकाउंट करना, फाइनल अकाउंट के बाद में आप कर सकते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद में कर देना सिंगल एंट्री, और सिंगल एंट्री के बाद में कर देना आप एनपीओ। ध्यान से सुनना, एनपीओ सिंगल एंट्री के पहले भी कर सकते हो। बट आपको एक और बात बता दूं, ये जो फाइनल अकाउंट है वो एनपीओ में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आपको बता दूं फाइनल अकाउंट का तरीका क्या था। फाइनल अकाउंट का तरीका ये था कि आपको दिया जाता था टीबी प्लस एडजस्टमेंट, तो आप वहां से क्या बनाते थे? फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी, यही लॉजिक था। अब क्या होता है कि जो एनपीओ है उस एनपीओ में अकाउंटेंट नहीं होते। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास पैसा नहीं है और जिनका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं, वो एनपीओ। सो एनपीओ में आपके पास होता है कैश बुक, आर एंड पी प्लस एडजस्टमेंट, राइट। अभी जैसे गणपति आ रहे हैं तब उनके पास क्या होगा? एक ट्रेजरर होता है, खजीनदार। उनके पास क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस एडजस्टमेंट से आप क्या बनाते हो बेटा जी? उनका ट्रेडिंग पी एंड एल को उनका नाम दिया जाता है आईएनडी अकाउंट। आईएनडी का लॉजिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड क्या बनता है बेटा जी? एंड बैलेंस शीट। अब इसको जब बनाते हैं तब कई सारी चीजें सिमिलैरिटी हो जाती है सिंगल एंट्री के साथ। सिंगल एंट्री के साथ अगर आपको याद होगा तो कैश बुक दी जाती थी और एडजस्टमेंट दिया जाता था, उसके बेसिस पर करते थे। तो सेम सिंगल एंट्री जैसा लॉजिक चलेगा, सिर्फ मसला यह है कि वहां पर ट्रेडिंग पी एंड एल बनता था, यहां पर क्या बनेगा? आर एंड बी। ट्रस्ट मी, एक अकाउंट में दो का फायदा हो जाएगा, सिंगल एंट्री भी सलट जाता है और एनपीओ भी सलट जाता है। बट यहां पर इनको तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई उनसे, तो वो क्या करते पता है क्या? लॉजिकली ये तरीका है, ये ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है। अब वो क्या करेंगे पता है क्या? आईएनडी देंगे प्लस एडजस्टमेंट देंगे, बोलेंगे आर एंड बी बना एंड बैलेंस शीट। बट कॉमन सेंस लगाकर अगर पूछोगे दिल से तो तुम्हें क्या लगेगा? सर ऐसा कैसा होगा? आईएनडी पहले कैसे बन जाएगा? आईएनडी मतलब फाइनल स्टेटमेंट है, कैश बुक पहले बनती है, ये लॉजिकल है। बट एग्जामिनर को मजा आती है सीए में, चूल चढ़ती है उनको, तो बोलेंगे नहीं, ये काम करो तुम, पहले आईएनडी और एडजस्टमेंट से आर एंड बी बना के दिखाओ। और कुछ एग्जामिनर और भयानक रहते, ओपनिंग बैलेंस शीट देंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट देंगे और उससे बोलेंगे आर एंड बी बनाओ और आई एंड डी बनाओ। बैलेंस शीट लास्ट स्टेटमेंट है, उल्टा कहीं को जाने को लगा रहे, बट लगाते हैं। बट अब क्या करेंगे, समझे? सो रसगुल्ले बच्चों, ये दो टाइप की प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, बट आ सकती है। और एक एनपीओ में आता है कॉलेज की अकाउंटिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो उसके अंदर बेटा जी किस तरीके से वर्किंग करते हैं मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए पहला काम करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनपीओ में अलग अलग शब्द क्या है। एनपीओ में पहला शब्द आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, बोलो ना क्या है? पी एंड एल अकाउंट। हमारे फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है, ठीक है। दूसरा यहां पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या एक काम करते स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट। उधर भी क्या बोलेंगे बेटा जी? बैलेंस शीट। इधर बोलते हैं कैपिटल फंड, इधर क्या बोलेंगे? कैपिटल, सिर्फ कैपिटल बोलते थे, याद आ रहा है क्या? इधर बोलते हैं बेटा जी सरप्लस, इधर बोलेंगे नेट प्रॉफिट, इधर बोलेंगे डेफिसिट, इधर बोलेंगे नेट लॉस। एनपीओ को शुरू करने का सबसे इजी तरीका, एनपीओ को शुरू करने का सबसे इजी तरीका क्या कर लीजिए? फर्स्ट स्टेप पर आपको इसका फॉर्मेट देख लेना है, आर एंड पी और आई एंड डी का। आई एंड डी के फॉर्मेट में कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी और कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे मैं पूछता हूं डेप्रिसिएशन कहां जाता है? फाइनल अकाउंट हो तो पी एंड एल डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कहां जाएगा? पी एंड एल डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग पी एंड एल के डेबिट साइड में ही जाता है। तो सेम लॉजिक से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे सैलरीज एंड वेजेस
कहां जाता है? आईएनडी के डेबिट साइड में। बोलो भैया। अब इसको डिलीट कर दो, ये मैं आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ये इसलिए डिलीट कराता हूं क्योंकि बेटा जी 11th 12th में जो किया था ऐसा आपको अभी नहीं करना है। 11th 12th में जैसे आपने किया था वैसा अभी आपको नहीं करना है। इज दैट ओके? फिर आ जाए बेटा जी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, दिख रहा है क्या? टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू डेप्रिसिएशन, टू बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, टू ऑडिट फीस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है कि अगर कोई एनपीओ है और उन्होंने किसी व्यक्ति को बुलाया कोई गेस्ट लेक्चर लेने के लिए, तो उसको जो दिया जाता है उसको बोलते हैं मानधन, उसको कहते हैं ऑनरेरियम। समझ में आ रहा है? वो एम्प्लॉय नहीं है, वो ऐसे ही सेवा के लिए आया तो उसको क्या दिया गया? ऑनरेरियम। तो जैसे क्या है, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा, अभी आज मैं इतना इस तरीके का टीचर हूं, तो हर बार मेरी कॉलेज मुझे बुलाती है और मैं जाता हूं उधर, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी कॉलेज में जहां पे मैं स्टूडेंट था वहां पर जाके अभी पढ़ाने का, अपने प्रिंसिपल के साथ में जाने का, उधर मजा आती है। तो मुझे उसके लिए वो क्या देते पता है क्या? ऑनरेरियम। फिर क्या बेटा जी? बैंक चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कन्वेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और इधर क्या आ गया? सरप्लस। आशा करता हूं कि जब आपने आईएनडी देखा तो आपको आसान लगा। ध्यान से सुनना, जिस भी अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी उस अकाउंट का अकाउंट बनाना। जैसे ऑडिट फीस का एडजस्टमेंट होगा तो उसका अकाउंट बनाना। अभी सिर्फ दिमाग में इतना रखो, उसका अकाउंट बनाने के लिए सर ने बोला। सब्सक्रिप्शन होगा, सैलरी बोला, स्टोरेज बोला, या कोई भी जिसके बारे में एडजस्टमेंट दिए उसका क्या बनेगा? टी शेप का अकाउंट। क्लियर? आगे सब्सक्रिप्शन, बेटा ये काट दीजिए क्योंकि ये 12th में करते थे। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? इनकम। अब ये इनकम को समझने का एक सीधा सिंपल सा तरीका, पुणे में डेक्कन जिमखाना, डेक्कन जिमखाना के मेंबर्स, और वो मेंबर्स क्या भरते? हर एनुअल या हर साल क्या भरते बेटा जी? वो एक फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन भरते, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? सब्सक्रिप्शन। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इन सभी में क्या दिया जाता है बेटा जी? देयर आर मेंबर्स। लाइब्रेरी, उसके पब्लिक लाइब्रेरीज, उसके अंदर लोग क्या बनते हैं? मेंबर, और वो क्या देते हैं उधर? सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम। बाय एंट्रेंस फीस, बेटा बाय एंट्रेंस फीस क्या होता है? सुनिए, एंट्रेंस फीस के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एक कैपिटल में जा सकता है और एक आईएनडी के क्रेडिट साइड में। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वैसे तो एग्जामिनर बताता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है वैसे तो एग्जामिनर बताता है कि क्या करना है। 2/3 कैपिटल फंड में डालो, 1/3 आईएनडी में डालो, बट अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों ही ट्रीटमेंट सही है। आप उसको बैलेंस शीट में भी डाल सकते हो, आप उसको आईएनडी में भी डाल सकते हो। सर क्या करना चाहिए? अगर अमाउंट छोटी है इन कंपैरिजन टू द अदर अमाउंट, जैसे सब्सक्रिप्शन से अमाउंट छोटी है तो आईएनडी में डाल दो, अगर बड़ी अमाउंट है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। एंट्रेंस फीस इज अ वन टाइम फीस गिवन बाय people, so those entrance fees are treated either as a part of the capital fund or they are either treated as a part of the IND। ठीक है, so entrance fees को हाईलाइट करके रखता हूं, इसके बारे में मुझे बताना है। जनरल डोनेशन, बेटा कई बार लोग आते हैं जनरल डोनेशन देके जाते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जनरल डोनेशन आईएनडी क्रेडिट साइड। कौन सी बोल रहे हैं? जनरल डोनेशन आईएनडी क्रेडिट साइड, स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस विल ऑलवेज गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो मान लो 25 साल का लाइफ मेंबरशिप फीस किसी ने दिया तो पहले कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और वहां से धीरे 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 ट्रांसफर होगा आईएनडी क्रेडिट साइड। सेस आगे प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल डिनर, ये बताऊंगा बेटा जी। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्रोविजन, ये भी बताऊंगा। बाय रेंट ऑफ क्लब हॉल, रेंट ऑफ क्लब हॉल मतलब इनकम मिली। बाय डिविडेंड इंटरेस्ट, बाय सन्ड्री रिसीट और बाय डेफिसिट। अगर आपको याद होगा तो मैंने आईएनडी शुरू करने के पहले ही बोला था आपको कुछ आइटम समझ में आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इधर आ जाते बेटा जी, कुछ स्पेशल आइटम्स है उसको डील कर लेते हैं। मैंने कौन सी बात करी थी बेटा जी आपके साथ में? एंट्रेंस फीस, ये देखिए एंट्रेंस और एडमिशन फीस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एग्रीड। दूसरा क्या है? हाउएवर स्मॉल अमाउंट मे बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी देखो, कैश ऑब्लिक बैंक टू एंट्रेंस फीस, इजी। अब बेटा याद करो आपका लॉजिक, फाइनल अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक कहां जाएगा? R&P डेबिट साइड। एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? दोनों जगह ही जा सकता है, या तो इसको क्रेडिट बैलेंस है तो क्या मान सकते हैं? लायबिलिटी, या इसको क्या कर सकते हैं? आईएनडी क्रेडिट साइड। दोनों ही ट्रीटमेंट सही है,
कई बार तो एग्जामिनर बता देता है, अगर नहीं बताया है तो अमाउंट अगर छोटी रही तो आईएनडी के क्रेडिट साइड में, अमाउंट अगर बड़ी रही तो कहां डालेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या एंट्रेंस फीस पूरी क्लास को क्लियर है क्या? अब लीगेसी, लीगेसी का मतलब क्या होता है? कोई आदमी की मृत्यु हो गई और उसने अपनी पूरी धन दौलत छोड़ के चला गया और बोला कि ये इस संस्थान को दे देना, तो जिस संस्थान को मिलेगी उसको क्या बोलते हैं हम? लीगेसी। ओके, सो लीगेसी इनकम नहीं होती है। लीगेसी में भी दो टाइप की अमाउंट होती है, एक छोटी अमाउंट होती है और एक बड़ी अमाउंट। अगर छोटी मोटी अमाउंट मिली तो आईएनडी की क्रेडिट साइड में, बट एकदम बड़ी अमाउंट मिली सो इट विल गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो बेटा जी क्या लिखा है? ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंट्री है कैश ऑब्लिक बैंक टू लीगेसी, और लीगेसी कहां चला जाएगा बेटा जी? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बोलो हाँ। तो क्या एंट्रेंस फीस समझ में आया क्या? ओके, अगला वाला चलो 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 बेटा। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम बेटा जी क्या करते हैं? जो एम्प्लॉइज नहीं है उनको ऑनरेरियम दिया जाता है, कहां जाता है? आईएनडी डेबिट साइड। बेटा रिवीजन नोट्स की एक खास बात है कि इसमें एक लाइन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम कहां जा रहा है। सो ऑनरेरियम कहां जाएगा? आईएनडी डेबिट साइड। फिर आगे ग्रांट। ग्रांट मतलब गवर्नमेंट संस्थान आपको कुछ पैसे देती है, ग्रांट। सो ग्रांट दो टाइप की होती है। बिल्डिंग बनाने के लिए मिला हुआ ग्रांट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि जब तक वो बिल्डिंग बन नहीं जाती वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारा कैपिटल ही है और वो बिजनेस के साथ रहेगा। और कई बार गवर्नमेंट ग्रांट ऐसी मिलती है जो आपको कोई कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलती है। कॉम्पेंसेशन के रूप में मतलब गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप, वो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, तो वो कहां जाएगी बेटा जी? आईएनडी क्रेडिट साइड। सो जब कॉलेज को ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं उसको हिंदी मराठी में कुछ एक शब्द है, अनुदानित स्कूल ऐसा बोलते हैं कुछ, अनुदानित मतलब ऐसी स्कूल होती है जो प्राइवेट होती है, और एक होती है कि जिनको अनुदान मिलता है गवर्नमेंट का। तो जब अनुदान मतलब ग्रांट मिलता है, अगर ग्रांट मिल रहा है तो उस केस में बेटा जी दैट ग्रांट इफ इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज देन लायबिलिटी साइड अनलेस एंड अनटिल दैट पर्पज इज फुलफिल्ड। बट अगर वो ऐसे ही मिला, एडेड एंड अनएडेड बराबर है, और जो एक ऐसा होता है ग्रांट जो किसी पर्पज के लिए नहीं है, रेवेन्यू पर्पज के लिए, जैसे बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम के लिए पैसे देना है, पूरे साल भर खिलाओगे उसके लिए पैसे दिए, तो बेटा जी मिड डे मील प्रोग्राम पूरा खर्चा साल भर है, इनकम भी साल भर दिखा दो। एग्रीड? बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में रहेगी, तो उसका ग्रांट भी कहां रहेगा? लायबिलिटी साइड। तो ये देखो, अनलेस इट इज रिसीव्ड फॉर सम स्पेशल पर्पज इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। बट बिल्डिंग के लिए ग्रांट रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, रिसीट फॉर बिल्डिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और बाकी की ग्रांट कहां जाएगी बेटा जी? इट विल गो इनटू द आईएनडी क्रेडिट साइड। ओ भैया बराबर है क्या? चलिए अगला वाला आइटम कौन सा है? डोनेशन। बेटा मैंने आपको बताया डोनेशन दो प्रकार की होती है, एक जनरल डोनेशन, तो जब आप कभी गणपति में जाओगे अभी और अगर तुम उनके क्या बोलते हो उसको, गुप्त दान करके जाओगे, मतलब ऐसे डाल दिया उनकी पेठी में पैसे, तो जनरल डोनेशन एंट्री क्या हो जाएगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू डोनेशन एंड डोनेशन विल गेट ट्रांसफर टू आईएनडी क्रेडिट साइड। सिर्फ डोनेशन शब्द रहा तो आईएनडी क्रेडिट साइड, हाँ नहीं। बट राजा बेटा जी अगर ऐसा हुआ स्पेशल पर्पस डोनेशन, स्पेशल पर्पस डोनेशन मतलब उन्होंने बोला, अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि स्पेशल पर्पस डोनेशन कि हाँ मतलब जिसके अंदर आपको डोनेशन दी और आपने बोला कि भैया एक काम करो, इस पैसे से आप एक अनाथालय बना दो, एक हॉस्पिटल बना दो, एक दरवाजा बनाओ, ऐसे बोलते हैं ना, भव्य दरवाजे के निर्माण के लिए आप पैसे दान कीजिए। तो राजा बेटा जी उस केस में उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज की डोनेशन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाती है। इज दैट ओके? सो देखो, डोनेशन रिसीव्ड टू मीट सम कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज परचेस ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यस और नो? हाँ या ना? पक्का? आगे की चीजें आगे बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ न्यूज़पेपर बेटा जी ऐसे एक लाइब्रेरीज होती है जिसके अंदर पुराने न्यूज़पेपर बेचे जाते हैं, तो इट इज लाइक मिसलिनियस इनकम, तो ये कहां जाता है? आईएनडी क्रेडिट साइड। तो ये देख लो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच सेल इज शोन एज इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आईएनडी अकाउंट। क्लियर? लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस इज फर्स्ट शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक
to life membership fees, or life membership fees will be shown on the balance sheet liability side. But बेटा life membership fees मतलब हमको उनको कुछ सेवाएं तो देनी पड़ेगी. मतलब मैंने आज पैसे दिए, अब मुझे अगले 20 साल तक, 25 साल तक I'll keep getting the benefit out of it. तो खर्चा अगले 20 साल तक होगा एनपीओ का, तो इनकम भी तो 20 साल तक होनी चाहिए ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट. सो राजा बेटा जी, लाइफ मेंबरशिप फीस को जैसा एग्जामिनर बोले वैसे हमको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है पी&एल. सेम लाइक फिक्स्ड एसेट, उसका डेप्रिसिएशन पी&एल के डेबिट में जाता है, वैसे लाइफ मेंबरशिप का इनकम कहां जाता है? आईएनडी के क्रेडिट साइड में. आउट ऑफ टोटल लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, एन अमाउंट इक्वल टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट ऑफ आईएनडी अकाउंट and balance is shown in the liability side of the balance sheet until the amount is exhausted. Yes or no? But life membership fees भरी 1 करोड़ रुपए, उसमें से आईएनडी में ट्रांसफर हो गई 25 लाख, धीरे 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 धीरे, उसके बाद में आदमी मर गया. हो सकता है ना कि हमने उसको बोला कि तेरे को 25 साल तक सेवाएं मिलेगी लाइफ मेंबरशिप फीस, आदमी बीच में खर्च हो गया 5 साल के बाद में, तो जितना भी उसका बैलेंस रहेगा लाइफ मेंबरशिप फीस का वो एक साथ कैपिटल फंड में डाल देंगे. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, पता होना चाहिए बस, चिंता नहीं करो. है भैया जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, इसके नीचे एक जगह दी हुई है, इधर बनाइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेरे साथ. सब्सक्रिप्शन अकाउंट एग्जाम में आएगा ही आएगा. ओके, सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का रूल ऐसा है, टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल closing balance by subscription received in advance opening balance to subscription received in advance closing balance by cash oblique bank account and to income and expenditure account. हाउ जी, अब जो राजा बेटा जिस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड जाता है, और जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में जाता है. जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाता है, और जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाता है. जो बाय कैश ऑब्लिक बैंक है वो आर&पी के डेबिट साइड में जाएगा, और जो टू आईएनडी है वो आईएनडी के क्रेडिट साइड में जाएगा. एक चीज ध्यान से सुनना, जिस साल का आईएनडी दिया जाए या जिस साल का आर&पी दिया जाए वो करंट ईयर, उसके पहले से रिलेटेड डेटा ओपनिंग में आएगा, उसके आगे का डेटा जो रिसीवेबल है जो मिला नहीं अभी तक वो क्लोजिंग में जाएगा. मतलब पहले करंट ईयर को आइडेंटिफाई करो. करंट ईयर को आइडेंटिफाई करने का तरीका, जिसकी आईएनडी दिया है या जिसका आर&पी दिया, कुछ तो देना पड़ेगा ना, आईएनडी आर&पी कुछ तो देना पड़ेगा, जो जिस साल का वो दिया जाए वो करंट ईयर. एग्रीड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में जब कैश ऑब्लिक बैंक इधर लिखते हैं ना रिसीव्ड, डोंट चेक कौन से साल का है वो, किसी भी साल का मिला होगा लिख दो बाय कैश ऑब्लिक बैंक. तो फॉर एग्जांपल मुझे पिछले साल का मिला है तो इस साल की तो इनकम नहीं है, बराबर है, पर मैं क्या बोलूंगा, पिछले साल का मिला है तो डेबिट में हम ओपनिंग रिसीवेबल लिखेंगे और क्रेडिट में मिल गया ऐसा लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया. तो जब रिसीव्ड की एंट्री करें तब ध्यान से सुनना कि करंट ईयर का रिसीव्ड नहीं लिखना होता है, सारा जितना भी मिला है सब लिख दो एक साथ. उसको जितना मिला है सारा लिखने के बाद में उसको बोल देंगे कि कुछ एडवांस में मिला है, कुछ पिछले साल का मिला है, इस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं. इज दैट ओके? बट सब्सक्रिप्शन पर आएगा मतलब आएगा क्वेश्चन. और जो ओपनिंग रिसीवेबल है वो क्लोजिंग रिसीवेबल भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मुझे आना था किसी से 10 लाख रुपए, नहीं दिए, 4 साल हो गए, तो वो जो ओपनिंग है वो क्या बनेगा, क्लोजिंग रिसीवेबल भी बनेगा. से यस और नो? एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. रसगुल्ले बच्चों, कैन यू नाउ क्रिएट एन एक्सपेंस अकाउंट? मुझे चेक करने दो सिंगल एंट्री कितनी याद है. एक्सपेंस अकाउंट बनाओ एक.
माधव कृष्ण साई हरे। एक्सपेंस अकाउंट बनाओ ना, बन गया इतना फास्ट। तो इधर ऐसे आएगा, टू प्रीपेड एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड बाय प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस, है ना। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू कैश ऑब्लिक बैंक एंड बाय आईएनडी। बेटा इसका ट्रिक कितना सिंपल है सुन लीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस, डेबिट। ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को कौन सा बैलेंस, डेबिट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। कैश विल ऑलवेज फॉलो नेचर ऑफ द अकाउंट, एंट्री है एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक। कौन से साल का एक्सपेंस है देखना नहीं, जितना भी पेमेंट किया सब एक साथ लिख दो, टू कैश ऑब्लिक बैंक। और जो करंट ईयर का वो कहां चला जाएगा, बाय आईएनडी अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा आपको। तो ये एक्सपेंस अकाउंट है। अब रसगुल्ले बच्चों, आपको इधर एक काम है, लाइफ मेंबरशिप फीस तो पढ़ा दिया मैंने, एंडाउमेंट फंड, प्राइज फंड पढ़ाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बार इसको पढ़कर रफ में आपके नोटबुक में बनाइए, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एग्जाम में आता है। ठीक है, स्क्रीन दिखा दे लाले, सिर्फ जैसा इधर लिखा है वैसा नहीं, आप इसको पढ़ लो और जितने आइटम रिपीट कर सकते हो उतने रिपीट कर कर बना दो। क्या देखना था संतोष मुझे, अबे बना बे अकाउंट है। अच्छा पढ़ रहे पहले, सॉरी। संतोष एनपीओ चालू किया मैंने, पेपर इन्वेंट्री के और इसके नहीं लाए तो लेके जा बेटा। इन्वेंट्री अभी तक ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। अरे रुक जा, ये पूरा ऑन करके फिर जाना। अरे हो गया क्या,
डन। साइन टू डी दिखा दो। तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट है बाकी, बट दैट आई थिंक वी विल डू इट वंस वी कम अक्रॉस दोस पॉइंट। अभी हमें ज्यादा धीरे से जाना है क्वेश्चन की तरफ, और इसके अंदर और भी कोई क्वेश्चन करने होंगे तो मुझे बता देना। पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास, क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्वेश्चन नंबर 1 के पास आज कुछ एक अलग प्रकार का होमवर्क भी होगा आपको। सपोज सैलरी इज पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000। बेटा एंट्री करो सैलरी पेड की, सैलरी टू कैश। बेटा जिस साल का आर एंड पे दिया, ऐसा बोला कि नहीं बोला मैंने? अब सैलरी टू कैश बोला मतलब आर एंड पी में जाएगा। जिस साल का आर एंड पी दिया, जिस साल का एंड दिया वो करंट ईयर, ये करंट ईयर हुआ। जिसका पेड रिसीव्ड दिया वो करंट ईयर। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरी इज पेड ऑन 31 मार्च 2021, ये ओपनिंग है बेटा। सैलरी इज प्रीपेड, ये क्लोजिंग है। मतलब नहीं, मेरे से गलती हो गई, ये भी क्या है? ओपनिंग है। 2021 का डेटा क्या रहेगा बेटा? ओपनिंग है। और 22 का डेटा क्या है? क्लोजिंग है। अब देखो सैलरी अकाउंट मैंने बनाया बेटा। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? पूरी क्लास का ध्यान इधर, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। सैलरीज अनपेड क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो बेटा मैंने लिखा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरीज अनपेड, कितना लिख दूं? 1400। ये ओपनिंग है क्या? एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्लोजिंग लिखना पड़ेगा बेटा। ये वाला आइटम है 1800 टू प्रीपेड सैलरी, is it 400 and by prepaid salary is it 600? this is the next item. अब बेटा जी हम क्या करेंगे? सैलरीज पेड कितना है? 23,000। एंट्री क्या है? सैलरी टू कैश ऑब्लिक बैंक। सो कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक? बोलो भाई कितना है? 23,000। कबूल है? नाउ कैन यू प्लीज कैलकुलेट व्हाट इज माय आंसर? 400 प्लस 23,000 प्लस 1800 माइनस 1400 माइनस 600 कितना आ जाएगा? बाय आई एंड ई अकाउंट कितना आ जाएगा? 23,200। इज दैट ओके? अब इसको देखो कैसे करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? लाइबिलिटी। ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। अच्छा जो क्लोजिंग है वो कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? प्रीपेड सैलरी क्या है? असेट है। पहले ये है ना, प्रीपेड सैलरी क्या है? असेट। सो ओपनिंग प्रीपेड सैलरी कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, असेट साइड। बेटा पहले इनका पहचान करा लो। और क्लोजिंग प्रीपेड कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, असेट साइड। अब देखो आईएनडी अकाउंट बोला है, इधर क्रेडिट है, तो आईएनडी के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। तो क्या मैं बोल सकूं? आईएनडी डेबिट साइड। और इधर डेबिट है टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो कैन आई नॉट से आर एंड पी क्रेडिट साइड? इज दैट ओके? अभी क्लासिफिकेशन एग्जामिनर को नहीं दिखाने का, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो। काय रे आविष्कार, कसा आहेस तू? किती दिवस झाले इड्या? कुठे आहे तू आविष्कार? कुठे कुठे? हो गया? कितनी जगह छोड़ी है अंड्या भांगड़िया, काय करतोय तू?
Yes. Question number 4. Shall I do it? From the following information, calculate amount of subscription outstanding. बेटा ये outstanding मतलब receivable की बात चल रहा है. For the year ended 31st March 2022, the club has 350 members paying annual subscription of 1050. So बेटा 350 into 1050 is my income. 350 into 1050 is my income. ये income है कि नहीं बेटा? IND follows accrual concept. So मेरी income कितनी हुई? इतने मेंबर है, इतनी फीस है, तो मेरी मैक्सिमम इनकम यही है, यही इनकम है मेरी. The R&P account showed a sum of 4,10,000 as subscription. इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन. और IND का फिगर पता है. द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. बेटा अभी करंट ईयर पता नहीं चल रहा है, बट एक लॉजिक है. जो 2021 है और उसके बाद में 2022 है, मतलब 2021 ओपनिंग है, 2022 करंट ईयर होना चाहिए. क्या करेंगे? दूसरा तो कोई तरीका है नहीं. कौन से साल का मिला बताया नहीं है, तो जो पिछला साल से जो डेटा आ रहा है वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा. तो जरा देखो क्या करूंगा मैं. सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सो रसगुल्ले बच्चों, ये देखो मैं क्या करूंगा. पहले IND का फिगर है. सब्सक्रिप्शन को होता है क्रेडिट बैलेंस. जब इसको ट्रांसफर करना होता है तब हम क्या लिखते हैं? बाय IND अकाउंट. बोलो हाँ. IND अकाउंट में कितना लिख देंगे बेटा? एक्सक्यूज मी, 367,500. क्या स्वीकार है कि नहीं है? अब रसगुल्ले बच्चों, मेरे को सब्सक्रिप्शन कितना मिला? बाबा ये गलत लिख दिया मैंने. ये डेबिट में जाएगा ना. सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट बैलेंस होता है. जब ट्रांसफर करना होता है तब मुझे क्या करना होगा? डेबिट करना होगा ना. सो टू IND. ये आंखें की बटन है, बराबर तो लिखा मैंने डेबिट साइड में. और इधर क्या लिखेंगे? बाय R&P. R&P कितना मिला बेटा जी? 4,10,000. आगे पढ़िए क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस, कैन आई से 45,000. फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 लिखू क्या? क्योंकि ओपनिंग लिखना है ना बेटा. इधर रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा 30,000. क्लियर है क्या नहीं है? एंड टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस बेटा कितना लिखूंगा? 62,000. और राजा बेटा जी आप मुझे इतनी सी एक बात बता दीजिए. जल्दबाजी नहीं. सब्सक्रिप्शन इनकम है, रिसीट होगा तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक, IND को ट्रांसफर होगा तो टू IND अकाउंट. सब्सक्रिप्शन के दो आइटम, एक रिसीवेबल और एक रिसीव्ड इन एडवांस. ओपनिंग रिसीवेबल डेबिट साइड, क्लोजिंग रिसीवेबल क्रेडिट साइड. ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट साइड. रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है, रिसीवेबल असेट है. ओपनिंग रिसीवेबल असेट साइड, क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं, ओपनिंग रिसीवेबल डेबिट साइड, क्लोजिंग रिसीवेबल क्रेडिट साइड. ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट साइड. और जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. तो बेटा जी अभी कितना आएगा? 45,000 प्लस 367,500 प्लस 62,000 माइनस 30,000 माइनस 4,10,000. तो कितना आ जाएगा बेटा जी? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस 34,500. माधव कृष्ण साई हरे. सर थोड़ा डर लग रहा है एग्जाम को लेकर. डर थोड़ा बहुत तो ठीक है बेटा, क्या दिक्कत है उसमें? वो डर लगना भी चाहिए, इतना मत प्रेशर लिया करो.
जय से बूढ़े। आज का होमवर्क सुन लो, जितने भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, जितने भी एक्सपेंस अकाउंट है, वो पूरे देख के आना, ठीक है? सभी देखना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। अभी मेरी मजबूरी है कि मैं बेसिक ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा रिवीजन बैच में, मैं डायरेक्टली मेन प्रॉब्लम के पास जंप कर रहा हूँ। बट तुम्हारे पास कल का दिन रहेगा, परसों का दिन रहेगा, जो भी कोई क्वेरी आ रही है बेसिक्स में मुझे पूछ लेना। बेसिक्स में भसड़ रही तो आगे भसड़ होने वाली है, ठीक है? तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ जाएगा बेटा जी? ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस शीट, असेट साइड। और ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। और आई के कहाँ जाएगा? आई क्रेडिट साइड। सर मेरा प्रिपरेशन देख के ऐसा लगता है 70+ आराम से जाऊंगा। आज रिवीजन बैच के बीच में थोड़ी सी बकवास बात करूंगा। आविष्कार, तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ मैं, बहुत इज्जत करता हूँ, और ऐसे ही बाकी के बच्चों की भी इज्जत करता हूँ। बट जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस तुम्हें बात बताता हूँ, कभी भी अपनी रणनीति और अपने विचार, अपने मार्क्स मत बताओ। तुम मानोगे नहीं मेरी बात है यार। मुझे क्या है आजकल है ना, जेंजीज के सामने बात करना डर लगता था। पहले अपने पूर्वज लोग बहुत होशियार थे यार, कोई कैमराज नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं था, कुछ नहीं था, बेपाक आराम से बात कर लेते थे। ये जो बोलते हैं ना कि भैया वाइब्स होना, नज़र लग जाना, नहीं मानता था मैं भी। बट अब भाई मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, और मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें है, होता है ऐसा। मत किया करो, मत बोला करो। यस, आर्ची बोली नज़र लग जाती है, नहीं करना। जो जो कुछ भी आपके प्लान्स है ना, दिल में रखो आपके। जब होएगा ना तब लोग खुद आके बात करेंगे आपके बारे में, तब तक मत बताओ। इट्स ओके टू बी सीक्रेटिव। और ठीक है, तुम्हें बोलना है मुझसे बात कर सकते हो, बट डोंट एवर टॉक टू अदर्स। नहीं आप सर, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, फिर मार्क्स कम आए थे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिछली बार हुआ था तो इस बार ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, कॉन्फिडेंस होता है, बट तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ कौन कौन क्या क्या गेम खेल रहा है। अब ये मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम्हारे घर वाले मानते हैं कि कोई तो एक ग्रह है, वो अपने से करोड़ों मील दूर है, वो अपने ऊपर इम्पैक्ट लेके आता है, ऐसा बोलते हैं ना? तो जब वो इम्पैक्ट लेके आ रहा है तो यार, इधर इतने सारे लोग अलग अलग चीज़ों में लोग घूमते रहते, करते रहते, तो नहीं बोलना अच्छी बात है। तो मुझे भी पहले इन चीज़ों पर भरोसा नहीं था, इसलिए तुमको याद है मैंने एक चीज़ कही थी कि पढ़ाई कर लेना, बट एक और चीज़ करना, अच्छे कर्म करते रहना। कभी किसी को खाना खिला दिया, कभी कुछ अच्छा काम कर दिया, अच्छे काम करते रहना। और इसलिए मत करना क्योंकि तुम्हें मार्क्स चाहिए, इसलिए करना क्योंकि तुम अच्छे व्यक्ति हो। वो मून कितना दूर है अपने से, कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है, दिख रहा है? वो वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, इधर का पूरे समुद्र का पानी उठता है, मतलब वो उधर से ताकत रखता है इसको हिलाने की। तुम्हारे अंदर 70% वाटर है। तो जो वर्ड आया था लूनेटिक्स, इट वॉज बिकॉज ऑन अ पर्टिकुलर डे in the lunar cycle, in the earlier days when the people were lot more aware, not much corrupted, ज़्यादा काम नहीं था, उन दिनों they used to behave weird, और जब बहुत ज़्यादा weird behave करते थे तो उनका नाम हो गया लूनाटिक्स। तो राजा बेटा जी, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है, मत बताया करो अपने प्लान्स। मैं शायद तुम्हारे सामने सी रहूँगा, मुझे गाली दे दो, कर दो, बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिल की बातें रखो ना तुम्हारे पास, क्यों बता रहे हो सबको? तुम्हारा अच्छा चाह रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। सर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? कुछ नहीं पहनता मैं, अच्छे कर्म में ज़रूर बिलीव करता हूँ। बाकी मैं ये नहीं सोचता कि भाई ये कर लूँगा तो, मतलब मैं ऐसा कभी भगवान के सामने भिखारी बनकर नहीं जाता, ये बात तो तय है कि मैं ये करूँगा भगवान मेरे को मैं बोला भाई तेरे पास क्या कमी, मैं क्या कर दूंगा तेरे लिए। तो बट ये बात ज़रूर है कि मैं अच्छे कर्म में ज़रूर मानता हूँ, और आपको भी यही चीज़ सिखाता हूँ। तो बाकी रहूँगा मैं आउटडेटेड, बट फिर भी मेरी बात मान लो, फिर भी बात मान लो मेरी, मत बताया करो। छड्डे यार, कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी है भैया कि क्या ही बोलूँ अभी आपको, डर सा लगने लगता है साहेब। चलिए
इट्स नॉट आउटडेट. कृष्ण माधव कृष्ण. क्वेश्चन नंबर 13. साई हरे. कभी कभी हंसी आती है, मुझे पता है. ऐसे रोना आता है, कभी कभी हंसी आती है. ऐसा पता चलता है कि ये आदमी आगे क्यों नहीं जा रहा है. इतना तो अच्छा आदमी है, इतना सब कुछ तो कर रहा है. पता चलता है कि साला लोचा कहीं और कर रहा है. कुछ कर नहीं सकते अपन, देखना है बस. सर अच्छी बात सबको गलत ही लगती है. From the following R&P account of Delhi Club, prepare IND account for the year ended 31st December 2023 and its balance sheet as on that date. ये क्या क्या बनाना है बेटा? IND बनाना है और क्या क्या बनाना है? बैलेंस शीट. ठीक है. तुमको पता है कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस है. बेटा आपको क्या बनाना है? IND और बैलेंस शीट. मैंने आपको बताया ये बेसिक टाइप की प्रॉब्लम होती है, मतलब सबसे कॉमन टाइप की, बट मैंने इसमें सारी टाइप की प्रॉब्लम ली है. जब R&P से IND और बैलेंस शीट बनाना है तब ध्यान से सुनना, आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं है क्योंकि ये होता नहीं है एनपीओ के पास, तो आपको कैपिटल तो चाहिए. तो कैपिटल बनाने के लिए और एक भसड़ है इसमें, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. क्यों बनानी पड़ेगी समझ में? सो बेटा जी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट, असेट साइड. क्या ये क्लियर हुआ? इसको बोलेंगे बेटा एम्प्टी R&P बोलेंगे और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहा है. डोनेशन बेटा अगर आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 3 बोला है. क्या बोला है सर? 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड. ये बेटा जी कितना है? 7,000 है क्या? है ना. अब इसमें से 50% कहां जाएगा? बैलेंस शीट, मैंने आपको बताया था. और 50% कहां जाएगा? IND क्रेडिट. अब IND क्रेडिट का लॉजिक देखो, R&P खुद एक अकाउंट है, उसका एक इफेक्ट डेबिट में है तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा ना. बराबर है कि नहीं? इधर डेबिट में है तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? क्रेडिट. सो बेटा जी ये जाएगा IND क्रेडिट एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. क्या कबूल है क्या? नाउ सब्सक्रिप्शन बेटा जनरली एडजस्टमेंट नंबर 1 है, उसका देख लीजिए आप यहां पर. इसका क्या बना देंगे? अकाउंट. हैप्पी. बेटा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में या तो एग्जामिनर बताएगा या आप आपके अजम्पशन से काम कर लीजिए. एंट्रेंस फीस क्या बोला है? एडजस्टमेंट नंबर 4 इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. बैलेंस शीट जाएगा क्या? IND क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100. बेटा जी जरा इधर देखो, 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months. मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है कितना है बेटा जी? इधर देखो, इधर 6,000. डेट दी है कब का है? नहीं, बट ये जरूर बताया कितने महीने का है? 5 महीने का अक्रू हुआ है. कैलकुलेटर पर लो बेटा जी, 6,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 200. बेटा जी मिला कितना है? तो कितना रिसीवेबल बाकी है? 100. एक तरीका ये हुआ सोचने का, बट ऐसा नहीं है. इधर मीनिंग ऐसा नहीं है. एक तरीका जो तुमने सोचा बराबर है, इसका मीनिंग ऐसा है, इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months. मतलब ये बोल रहे हैं कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है? 5 महीने. डायरेक्टली बोल दिए. अक्रूड मतलब जो अभी तक नहीं मिला. कितने महीने का नहीं मिला? 5 महीने का नहीं मिला. सो राजा बेटा जी कितना? कैलकुलेटर पर लो, 6,000 इंटू 8% डिवाइड बाई 12 इंटू 5, 200. 200 नहीं मिला तो एंट्री क्या आएगी बेटा जी? इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री. फाइनल अकाउंट याद करके बताओ. अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, मतलब बेटा जी इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड. और अक्रूड इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड. तो बेटा जी ये इंटरेस्ट दिख रहा है क्या आपको? 100. इसमें क्या कर लेंगे आप? ऐड. या आप क्या कर लोगे? इसका एक अकाउंट बना लेंगे. अकाउंट बना के कर लेंगे. एक काम करता हूं, मैं इसको अकाउंट ही बना लूंगा. बेटा जी अगला क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक. कहां जाएगा? IND क्रेडिट साइड. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, IND क्रेडिट साइड. सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स. राजा बेटा जी सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स और ड्रामा एक्सपेंस देखिए, इसका नेट ऑफ कर लिखते हैं. प्रॉफिट हो रहा है ना,
कितना प्रॉफिट हो रहा है 750। सो हम क्या करेंगे आई क्रेडिट साइड नेट फिगर लिखेंगे। आगे सैलरी आई डेबिट साइड क्लियर, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं ओके। रिपेयर एक्सपेंसेस आई डेबिट साइड, परचेस ऑफ फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे बेटा क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है ना। और परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बना देंगे बेटा क्लियर। बिलियर्ड टेबल हाईलाइट करिए, ये अभी नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा। पेपर इंक एक्सेट्रा आई डेबिट साइड। और रसगुल्ले बच्चों ड्रामा एक्सपेंस बात हो चुकी है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अब जरा एक बार विजुअलाइज करके बताओ मुझे क्या क्या बनाओगे इसमें। इसमें बनेगा आई अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इज दैट ओके? इसके अलावा तुमको और कोई अकाउंट बनाना है तो मैं बनाने को तैयार हूं। क्यों बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ बेटा, मैं पहले इन द बुक्स ऑफ, मैं दूसरे पेज से ही चालू कर रहा हूं बेटा, जगह तो रहेगी बहुत सारी। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ला 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 साई रे। फिर क्या बनाएंगे बेटा जी? बैलेंस शीट, क्लोजिंग आप डेट के साथ लिख लेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर हम लिखेंगे वर्किंग नोट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और फिर हम बनाएंगे और एक अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर आप एक बनाइए, क्या बनाएंगे? चल पागल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। आप लिख लेंगे इसको और जितना आप पोस्टिंग कर सकते करिए। मैं 2 मिनट में गया और आया।
हेलो। शुरू करें बेटा। ओके, फर्स्ट आइटम है बेटा ओपनिंग कैश इन हैंड। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में आया और मैंने लिखा कैश इन हैंड। $8,100 कैश एट बैंक 15,000। नाउ कम डाउन टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। इधर लिखे कैपिटल फंड एड डोनेशन। बेटा 50% डोनेशन कैपिटलाइज करने की बात हुई थी। सो 7,000 का 50% 3,500 सही है। और IND के क्रेडिट साइड में आकर लिखे बाय डोनेशन 50% इधर आएगा 3,500। बेटा टिकमार्क एडजस्टमेंट नंबर 3। फिर है बेटा जी सब्सक्रिप्शन। बेटा मैं सब्सक्रिप्शन को एक साथ ही सलटाऊंगा। मैंने इधर लिखा बाय कैश ऑब्लिक बैंक। R&B का फिगर पहले बाय कैश ऑब्लिक बैंक आया, कितना लिखूंगा बेटा 10,000। ये क्लियर है? जरा शांति से देखो एडजस्टमेंट नंबर 1। बेटा मुझे R&B कौन से साल का दिया है 2023 और आगे क्या बोला सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स फॉर 23। मतलब ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? कैसे ओपनिंग होगा? ओपनिंग का लिंक पहली तारीख को या पिछले साल 22 का होगा। R&B कौन से साल का दिया है और सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स फॉर कौन से ईयर का दिया है? करंट ईयर 23 है बेटा। ओपनिंग का एक पैर पिछले साल में होना ही पड़ेगा ना, ये तो करंट ईयर में हो रहा है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एक क्लोजिंग है। ये गड़बड़ करती तो तू डेबिट में लिखेगा, फिर बैंड बजनी है। तो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये क्लोजिंग आया बेटा, है ना? अमाउंट बोलो कितना है 1200। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बेटा ये भी क्लोजिंग है। कितना है बेटा जी 550। कैन यू टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 1? ये क्लोजिंग है क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगले साल का है। सो बेटा जी हम क्या बोलेंगे 2 IND 10,000 प्लस 1,200 माइनस 550 10,650। बेटा जी अब मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल किधर जाएगा? क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल किधर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और IND कहां जाएगा? IND के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? सभी को स्पष्ट है? ये देखो ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और IND क्रेडिट साइड। क्लियर है? सो रसगुल्ले बच्चों आ जाओ इधर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। आप मुझे बता सकते हो कितना है? 1,200। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 550। इन अरियर्स का मतलब बेटा रिसीवेबल, मिलना बाकी है। IND के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बेटा? बाय सब्सक्रिप्शन। बोलो कितना लिखेंगे? 10,650 10,650। क्लियर है? आगे अगला क्या आइटम है बेटा? हाँ जी हाँ जी एंट्रेंस फीस। बेटा एंट्रेंस फीस के लिए एडजस्टमेंट 4 पढ़िए। पूरा रेवेन्यू बोला है ना, तो बाय एंट्रेंस फीस कितना लिखूं? एंट्रेंस फीस 1,500। गो अहेड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा अकाउंट बनाया हमने। ये देखो मैंने क्या लिखा? बाय कैश ऑब्लिक बैंक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100। बेटा कितना अभी तक अरियर्स में? 5 महीने का अरियर्स, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग को मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, रिसीवेबल है ना, ओपनिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग क्रेडिट साइड। ये क्लोजिंग रिसीवेबल है ना। बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल 5 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा मैंने क्या किया 6,000 इंटू 8% इंटू 5/12 200। और ये कहां चला जाएगा? 2 IND अकाउंट 300। अब बेटा मुझे कौन से फिगर मिले? इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल असेट होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, और ये IND के क्रेडिट में जाएगा। सो राजा बेटा जी मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया और इधर लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। कैन आई से 200? बेटा और एक इफेक्ट जाएगा,
IND के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. Is it 300? Will you tick mark interest on investment? Interest received from bank, IND के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक. कितना है बेटा जी? 400. बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. कितना है बेटा जी? 250. बाय नेट इनकम फ्रॉम ड्रामा. तो रसगुल्ले बच्चों मैं कितना लिखूंगा? 1250 माइनस 500. 1250 माइनस 500 उत्तर आता है 750. कबूल है? सैलरी पेएबल बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है. टू सैलरी 3000. रिपेयर एक्सपेंसेस टू रिपेयर्स 500. बेटा परचेस ऑफ फर्नीचर ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में. फर्नीचर कितना लिख दूं टिल्लू? 7000. फिर मिसलेनियस एक्सपेंस मैंने अकाउंट बनाया है तो मैंने लिखना है टू कैश ऑब्लिक बैंक. कैसे लिखा टू कैश ऑब्लिक बैंक? इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट आएगा. मिसलेनियस एक्सपेंस कितना? 500. रीड द एडजस्टमेंट नंबर. सेकंड प्रीपेड है बेटा तो बेटा जी हम क्लोजिंग लिख दे क्या? प्रीपेड को डेबिट बैलेंस, ओपनिंग रहा तो डेबिट साइड में, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट साइड में. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बिल्लू? नहीं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस कितना बिटू? 90. और मैं इधर क्या कर दूंगा? बाय IND कितना आ जाएगा? 410. बेटा जी प्रीपेड जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में जाता है क्लोजिंग बैलेंस. तो बेटा जी आ जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. कैन आई से 9090. और रसगुल्ले बच्चों कहां जाऊंगा? IND के डेबिट साइड में टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 410. टिक मार्क. सेकंड पॉइंट नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रह गया अभी तक. हाँ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड. बोलो कितना आएगा इन्वेस्टमेंट? 6000. बेटा जी इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाओ. इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट बनाया. टू कैश ऑब्लिक बैंक 300. बेटा जी फिर बोला है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम. सो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मतलब क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी, ओपनिंग क्रेडिट साइड में, ये क्लोजिंग है. सो कैन आई नॉट से आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना है बिल्लू? 80. एंड बाय IND अकाउंट 3A. डज दैट टैली? बताओ ना कहां जाएगा ये 380? IND के डेबिट साइड में और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 80. वैसे मैंने तो मेरी लाइफ में आज तक आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस देखा नहीं. दिख रहा है तो दिख रहा है. इधर क्या लिखना है बेटा जी? IND में टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है बेटा? 380. ओके. बिलियर्ड टेबल पेंडिंग है. पेपर इंक टू पेपर इंक लिखा बेटा. बोलो कितना है? 250. ड्रामा एक्सपेंस हो गया. क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक तो मैंने लिखा कैश इन हैंड 4500. कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड 11050. शांत. नाउ राजा बेटा जी टिक मार्क. एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया. नाउ नेक्स्ट बिलियर्ड टेबल costing 30,000 were purchased during the last year and 20,000 was paid for it. बेटा कब परचेस किया था? लास्ट ईयर. तो मैं लास्ट ईयर की एंट्री बता रहा हूं. लास्ट ईयर की एंट्री बता रहा हूं. मेरी एंट्री क्या हुई होगी? बिलियर्ड टेबल कितना लिखूंगा मैं? 30,000. टू कैश बैंक 20,000.
एंड 2 मैंने लिखा होगा क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल। मतलब हम करते हैं ना भैया, हम कुछ चीज परचेस करते हैं तो हम बोलेंगे भैया 30,000 का बाइक गया, तेरे को 20,000 तो दे दिए, 10,000 देंगे अगले साल। तो बेटा जी क्या मेरे बैलेंस शीट के ये आइटम बनेंगे क्या? बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एक बिलियर्ड टेबल बना होगा 30,000 और इधर बना होगा आउटस्टैंडिंग फॉर बिलियर्ड टेबल 10,000। अब करंट ईयर में क्या हुआ बेटा जी? करंट ईयर में जो बचा हुआ 10,000 है वो करंट ईयर में भरा गया होगा। पेमेंट साइड में देखिए, उधर पेमेंट दिख रहा है क्या 10,000 का? अब वो जो अकाउंटेंट है बेटा, एनपीओ के पास अकाउंटेंट थोड़ी ना होता है, उसको नहीं समझ आता यार क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल। उसको ये पता है कि बिलियर्ड टेबल के 10,000 दिए, उसको ये नहीं पता कि पिछले बार लाइबिलिटी बनाई। अरे एनपीओ के पास अकाउंटेंट नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इस बार एनपीओ का लॉजिक क्या है? सेवाएं देना, लोगों की सहायता करना। अबे वो बिजनेस नहीं कर रहे लोग, तो अकाउंटेंट इतने शार्प नहीं मिलते क्योंकि पे नहीं मिलता है ना उतना। जिसका वेलफेयर काम है वो भैया पे कैसा दे गया? तुमने कभी सुना है ऐसा कि भैया ये सीईओ एक एनजीओ के लिए काम कर रहा है और ये इतना बड़ा इसकी इतनी बड़ी एम्पायर है? नहीं हो सकता ऐसा। इलन मस्क आपको टेस्ला में ही मिलेगा, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में। गेटिंग माय पॉइंट? सो रसगुल्ले बच्चों, यहां पर उसको आइडिया नहीं रही थी तो उसने क्या कर दिया, बिलियर्ड टेबल टू कैश ऑब्लिक बैंक, उसने बिलियर्ड टेबल लिखा, बट वो एक्चुअली बिलियर्ड टेबल के लिए नहीं गया है। वो एंट्री है क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल टू कैश ऑब्लिक बैंक। इसका मतलब ये होगा बेटा जी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी क्रेडिटर्स नहीं आएगा, बिलियर्ड टेबल तो आएगी 30,000। समझे? तो ये जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं बिलियर्ड टेबल 30,000 और मैं इधर लिखूंगा क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल 10,000। क्या ये क्लियर है क्या? फिर अगले साल पे हो गया बेटा, फिर अगले साल क्या हो गया? पे हो गया। पे हो गया तो बेटा क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल कितना रहा? 0। बट बेटा जी बिलियर्ड टेबल तो एज इट इज रहेगी ना। बिलियर्ड टेबल कितना? 30,000। तुम पूछोगे सर इसका क्या करेंगे? कैश बैंक का, कैश बैंक का इफेक्ट तो जा चुका है ना उस सर। क्लियर? ना एक काम करिए, ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली कर मुझे बताइए कैपिटल फंड कितना आ रहा है? 30,000 प्लस 8,100 प्लस 15,000 माइनस 10,000। सो कैपिटल फंड कितना आएगा? 43,100। डज दैट टैली? सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा। ये कैपिटल फंड 43,100 आया इधर। क्या मेरे सारे अकाउंट क्लोज हो गए? सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, मिसलेनियस इनकम हो गया। हाँ ठीक है, एक काम करिए, अभी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकाले। 3,500 प्लस 10,650 प्लस 1,500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 750 माइनस 3,000 माइनस 500 माइनस 410 माइनस 380 माइनस 250, कितना आ गया? 2 सरप्लस 12,810। 12,810 कहाँ डालेंगे? काय म्हणतो रे? 60040 60040 कृष्ण। अच्छा, जो इंटरेस्ट का जो वर्किंग मैंने दिया है आपको, उसका अल्टरनेटिव वर्किंग भी हो सकता है। तो रेगुलर बैच में अगर मैंने इंटरेस्ट का वर्किंग और कोई अलग तरीके से पढ़ाया होगा तो वो भी चलता है। जैसे चलता है, मतलब 200 था इंटरेस्ट आया था, उसमें से 100 ऑलरेडी रिसीव्ड और 100 क्या है? रिसीवेबल। वो ट्रीटमेंट भी चलेगा, ऐसा इंस्टीट्यूट ने भी बोला है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि डेट ऑफ परचेज दो ना तुम इन्वेस्टमेंट की, तो हम कर लेंगे बराबर सब कुछ।
डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना देने की वजह से थोड़ा सा उसमें गौरबोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये कब आया था आपका? जून 24 में। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वंदना स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। बेटा ये करंट ईयर हो गया है ना, कि जिसका आर एंड पी दिया वो करंट ईयर। सर एग्जाम में हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, किसका सीक्वेंस बेटू? ओपनिंग कैश इन हैंड है, अब कुछ तो बता दो। बिल्कुल सही, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अब रसगुल्ले बच्चों नीचे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट दी जाएगी, दिख रहा है क्या? सो रसगुल्ले बच्चों सब्सक्रिप्शन का क्या बन जाएगा? अकाउंट। एंट्रेंस फीस, बेटा ये क्या बोला है? 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, बोला है ना लास्ट लाइन में। तो बेटा जी हम क्या करेंगे? एंट्रेंस फीस 60% डालेंगे बैलेंस शीट, 40% डालेंगे आई&डी क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है 60% और 40% आई&डी के क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस इनकम, कोई एडजस्टमेंट है क्या मिसलेनियस इनकम पर? आइयो मिसलेनियस इनकम पर एडजस्टमेंट नहीं, कहां जाता है? आई&डी क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बॉन्ड्स बोला है बेटा जी, अकाउंट बन जाएगा। फिर सैलरीज अकाउंट बन जाएगा बेटा। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बन जाएगा बेटा। लाइब्रेरी बुक्स बेटा जी एसेट है, ये अकाउंट में डाल देंगे। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बेटा जी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आई&डी डेबिट साइड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बन जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या बोल रहे हो भाई? सन्ड्री एक्सपेंसेस आई&डी डेबिट साइड। और जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अब आगे बढ़ते बेटा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट बताया करा, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाएगा और चला जाएगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सिंगल एंट्री जैसी प्रॉब्लम लग रही है, तो जो बैलेंसेस है जिसके अकाउंट बनेंगे अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग चला जाएगा और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। याद आ रहा है क्या? तो वैसे इधर भी करेंगे। और द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर कुछ बाय किया है तो उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे, इंक्लूसिव ऑफ एडिशन बोला है। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द मार्च 31st 24 वाज 30,000। इसका मतलब यह है बेटा, लाइब्रेरी बुक्स का डेप्रिसिएशन नहीं होता है, वैल्यूएशन होता है। तो क्लोजिंग वैल्यू दी है, ओपनिंग बैलेंस है, कितना परचेस किया है ये पता है, जो बचा हुआ डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। तो उन्होंने क्या बोले? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ, तो लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्या बनेगा बेटा जी? बैलेंस शीट। कौन सी वाली बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? सब्सक्रिप्शन के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद सैलरी अकाउंट, फिर बनेगा रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद लाइब्रेरी बुक्स, स्पोर्ट्स
और कोई अकाउंट की जरूरत पड़ेगी बेटा तो बना लेंगे बाद में, अभी तक तो इधर है, इतने अकाउंट बना लो, रेडी हो जाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी बुक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हो जाए तो बता देना। फर्नीचर अकाउंट बनाना है? नहीं, फर्नीचर है कहाँ पे? ठीक है, फर्नीचर बनाना है, लियो आर्ची अग्रवाल, बना दो। वैसे आर्ची, मेरे को एक बात बता, आर्ची का मतलब क्या होता है? हम जब छोटे थे तो हमारे ज़माने में एक दुकान का नाम हुआ करता, आर्चीज गैलरी, बट आई डोंट नो व्हाट इज आर्ची। हाँ, वो पूरे, मुझे लगता है पूरे इंडिया में थे आर्चीज गैलरी। चलिए, बोर कर दिए सर आप, ऐसा बोर कर देते हो क्या कोई क्वेश्चन पूछता है तो? लिख देते प्रभु, कैश इन हैंड 5,200 और कैश एट बैंक 35,500। मैंने तो सही राट में सुना था। चले, लॉन्डे तुरंत तैयार हो जाते हैं। बाय कैश ऑब्लिक बैंक 2,95,000। बेटा सब्सक्रिप्शन को इधर ही खत्म कर दूं क्या? सो बेटा जी, टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना लिखेंगे? 18,700 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 20,600, टोटल आएगा 2,95,000 प्लस 20,600, 20,600 माइनस 18,700 कितना आएगा बेटा जी? 2 IND 296,900। डू यू ऑल एग्री? क्लियर है क्या बाबू? बेटा एक छोटा सा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं, अभी चेंज मतलब सॉल्व करने की स्टाइल में चेंज करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन का तो पोस्टिंग कर देते, सब्सक्रिप्शन का पोस्टिंग बेटा जी, इधर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आया कितना? 18,700 रिसीव्ड इन एडवांस लिखा कि नहीं? अरे मर गया रे यार। बाय बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अरे पन्ना नहीं पलटा रे बाबा, नहीं पलटा है, सॉरी बोल रहा तो तुमको अभी। नको ऐसा करो तुम, जाहिल गवार के जैसे। अभी समझ गया मैं, हौले के जैसे नका करो रे। 8,400, थोड़ा रुको। $295,500। अब ठीक है बेटा, ये हमारे जो सामने बैठते हैं ना, वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आई विल राइट डाउन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना लिखो पिल्लू? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आई विल राइट डाउन, ओपनिंग में 7,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा जी मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 20,600 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बोलो ना कितना लिखूं? 8,400 और बाय सब्सक्रिप्शन लिखूंगा IND के क्रेडिट साइड में। कितना लिख दूंगा पिल्लू जी? IND में कितना आएगा बेटा? 295,500। ए बेटा सुनो ना, अभी थोड़ा सा चेंज करेगा ये। पहले अभी मैं क्या कर रहा था, एक एक आइटम पढ़ रहा था, उसका इफेक्ट दे रहा था। मैं क्या करता हूं, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की फिगर डाल दूं क्या?
सो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ बेटा, इधर डायरेक्टली डालो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, बराबर है, कितना डाल दू 10,200, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 6,500, इन्वेस्टमेंट 1,00,000, अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑलरेडी डाल दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी डाल दिया, फर्नीचर 65,500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 41,500, लाइब्रेरी बुक्स 22,000। क्लियर बेटा? पहले ओपनिंग बैलेंसेस के सारे फिगर्स को प्लॉट कर दिया। Now dear students, come down to the closing balance sheet and I'll write down outstanding salary 12,400, outstanding rent 7,600, investment और accrued interest सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिख दिया था बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,400। बेटा फर्नीचर का बैलेंस निकाल कर लिखेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस निकाल कर लिखेंगे, लाइब्रेरी बुक्स का भी बैलेंस निकाल कर लिखेंगे। क्या स्वीकार है क्या? अब रसगुल्ले बच्चों जिसके जिसके अकाउंट बनाए उसके अंदर भी पोस्टिंग कर ही देते हैं। अब जैसे मेरी आदत थी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट खत्म कर दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को खत्म करते हैं, तो नहीं एक काम करते, सैलरी अकाउंट को खत्म करता हूं, पहले यहां से सीक्वेंस में जाता हूं। बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने लिखा 10,200, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,400 बेटा जी, और सैलरी का फिगर दिया हुआ है टू कैश ऑब्लिक बैंक 1,55,000। सो बेटा जी बाय IND ये बैलेंसिंग फिगर है 1,55,000 प्लस 12,400 माइनस 10,200 कितना आएगा 157,200। बेटा ये फिगर का पोस्टिंग मैं बाद में करता हूं, ओके? IND में जाऊंगा सब एक साथ ही कर दूंगा। तो पहला सैलरी को निपटाया, उसका अकाउंट बनाया, सैलरी निपटा। अभी रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, नाउ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी कैन आई नॉट राइट डाउन बाय आउटस्टैंडिंग रेंट? आई विल राइट डाउन 6,500, टू आउटस्टैंडिंग रेंट आई विल राइट डाउन 7,600, और राजा बेटा जी मेरे को रेंट बोला है टू कैश ऑब्लिक बैंक 69,750 एंड आई विल राइट डाउन बाय IND अकाउंट 69,750 प्लस 7,600 माइनस 6,500 इट इज 70,850 बिल्लू। इसका भी पोस्टिंग बाकी है, कर दूंगा मैं IND में जाऊंगा तब। फिर रसगुल्ले बच्चों इन्वेस्टमेंट ये तो लिख दिया, इंटरेस्ट अक्रूड, बेटा इंटरेस्ट अक्रूड है तो मैं क्या करूंगा, अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 बाय अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, और बेटा जी इधर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कैश ऑब्लिक बैंक 8,000। ये समझ में आ रहा है क्या? क्रेडिट में आएगा, R&P के डेबिट में, तो इधर क्रेडिट में आएगा। एंड टू व्हाट आई विल राइट डाउन IND account, the amount is how much 8,000। all right, so we have done with interest हो गया, सब्सक्रिप्शन कर लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। फर्नीचर को खत्म कर दे, फर्नीचर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इज इट 65,500? फर्नीचर का कुछ बाय किया है क्या मैंने? पेमेंट साइड में इक्विपमेंट बाय किया है और लाइब्रेरी बुक्स, कुछ सेल भी नहीं किया। डायरेक्टली इधर डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर का है 10%, 6,550 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 58,950 बेटू, 58,950। उसी तरीके से
उसी तरीके से आई विल गो विथ व्हाट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,500। बेटा जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा भी है इस बार 28,500, और जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 15% है, इंक्लूसिव एडिशन। 70,000 into 15%, it is 10,500, and by balance carried down 59,500। युग गोयल मेरे कुछ कुछ कु रसगुल्ले। अब मुझे कितना प्राउड फील होता है क्या बताऊं तुमको, जब तुम मेरे को डिफीट करते हो तब मजा आता है। और उसने दे दिया आंसर। सर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डायरेक्टली बैलेंस शीट में हो सकता है? यस बेटा हो सकता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000, एंड कितने का बाय किया लाइब्रेरी बुक्स इस बार? 10,500। टू कैश ऑब्लिक बैंक 10,500, एंड बाय क्लोजिंग बैलेंस, बेटा क्लोजिंग बैलेंस दिया है 30,000। सो बेटा जी इधर आएगा बाय IND अकाउंट 22,500। मिले सुर मेरा तुम्हारा। हाँ जी प्रभु ठीक है यहां तक। अब क्या करते सुनिए, अकाउंट तो सारे बन गवा। एक काम करते हैं, पहले आ जाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फर्नीचर का बैलेंस कितना है बेटा जी? 58,950। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना है बाबू? 59,500, और लाइब्रेरी बुक्स 30,000 का सही है ना सर? 10,500 कैसा आया? कौन सा 10,500 बाबू? कोई जहरी बाबू कोई नहरी बाबू है रे, अरे येड्या टोटल घे हची आणि घे त्याच्यावर 15%। अबे इंक्लूसिव ऑफ एडिशन बोला है ना यार मंथन। 41,500 प्लस क्या करेंगे 28,500, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे दो। टैंक टैंक। हाँ चलो आ जाओ रसगुल्लो। अभी IND के पास आओ। कौन सा अकाउंट बनाता बेटा? पहला अकाउंट का नाम क्या है? सैलरी है क्या बेटा? सैलरी देख के बताना कितना है। ये अकाउंट में देख के बता दे यार, गरीब आदमी हूं। हाँ कितना? 57,200। क्या बोल रहा है? 157,200। बेटा सैलरी के बाद में नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? सो टू रेंट कितना लिखू बेटा? अकाउंट में देख के बता IND कितना? 70,850। हाँ अगला अकाउंट बता बेटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये तो क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या बात बोलते हो यार तुम? 8,000। नेक्स्ट। नहीं अकाउंट का नाम बोल। लाइब्रेरी बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी की कितनी है बेटा? 2,500। और कौन सा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बोल बेटू कितना है? 10,500। और उसके बाद में एक और है फर्नीचर का कितना है? 6,550 हुआ बेटो। अच्छा अभी एक काम करते हैं, जितने अकाउंट है उसकी पोस्टिंग हो गई। अब पढ़िए फर्स्ट आइटम क्या है R&P में? कैश इन हैंड है, ये तो लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट गया। एंट्रेंस फीस बेटा जी IND में आइए। बाय एंट्रेंस फीस आप मुझे बता सकते हो कितना यहां पर लिखना है? नो ऐसा नहीं, कितना परसेंटेज? 60% कैपिटलाइज होगा, 40% इधर आएगा है ना। कैपिटलाइज होगा मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। सो एंट्रेंस फीस 50,000 का 40% 20,000 इधर आएगा, और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे हम एंट्रेंस फीस, ये आएगा 30,000। पूरी क्लास को स्पष्ट है ये? क्लियर? रसगुल्लो मिसलेनियस इनकम बाय मिसलेनियस इनकम, जिसका अकाउंट नहीं है उसका भी इफेक्ट अभी हम देते जा रहे हैं। कितना है बेटा जी? 19
850। बेटा अपने दिल से पूछ के बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका है क्या? हो चुका है। सैलरीज हो चुका है क्या? बेटा जी रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी बुक्स, न्यूज़पेपर नहीं हुआ, लिखो न्यूज़पेपर 16,600। फिर राजा बेटा जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया क्या? नहीं हुआ। सन्ड्री एक्सपेंस कहां हुआ है? सन्ड्री एक्सपेंस 71,050। खरबूजो क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8750 एंड कैश एट बैंक 53,400। रसगुल्ले बच्चों, अब जरा एक बार मुझे एक बात बताओ, और कोई आइटम रह गया क्या भैया? ये सारे अकाउंट तो हो गए। डैम, एक काम करो अभी सरप्लस निकालो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा। हाँ जी सरप्लस 8,100। तो इधर लिख देंगे ऐड सरप्लस 8,100। बेटा जी ओपनिंग बैलेंस निकालिए। 65,500 प्लस 41,500 प्लस 22,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 18,700 प्लस 5,200 प्लस 35,500 माइनस 6,500 माइनस 10,200 माइनस 7,000। सो कितना आएगा कैपिटल फंड? 266,700। बोलो हाँ या ना। फिर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 266,700 3,04,800 प्लस 8,400 प्लस 1,2,400 प्लस 7,600 3,3,3,200 58,950 प्लस 59,500 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख 2,000 प्लस 20,600 प्लस 8,750 प्लस 53,400 3,3,200। भैया जी 2 एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए आपने। पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हो अभी आप, इस बारे में शक नहीं है मुझे अभी। एक क्वेश्चन कर लेते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 टाइम पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखे। बेटा मैच फंड के बारे में सुन लीजिए। जिस भी चीज का फंड हो, तो 2 टाइप के फंड होते हैं, एक होता है कैपिटल फंड और एक होता है रेवेन्यू फंड। कैपिटल फंड मतलब जिससे कोई एक कैपिटल असेट का निर्माण होगा, जैसे बिल्डिंग फंड बोला तो उससे क्या निर्माण होगा? बिल्डिंग, वो कैपिटल फंड हुआ। मतलब जिससे एक असेट तैयार होगी वो होगा कैपिटल फंड। और एक होता है रेवेन्यू फंड। रेवेन्यू फंड मतलब हमें मैच ऑर्गेनाइज करनी है, ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी है। सो रेवेन्यू फंड होता है। रेवेन्यू फंड का ट्रीटमेंट जनरली एग्जाम में आता है। रेवेन्यू फंड का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होता है, सुन लीजिए। रेवेन्यू फंड आप दिया रहेगा, मतलब कहां दिया रहेगा? R&P में दिया रहेगा या ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया रहेगा। तो रेवेन्यू फंड को आप ले जाइए कहां पर? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है।
फिर इसकी कुछ इनकम जनरेट हुई होगी बोलेंगे, जैसे कोई फंड होगा तो उसको इन्वेस्ट किया तो उस पर क्या आएगा, इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट ऑन फंड, ये क्या कर देंगे, ऐड। कुल मिलाकर उस फंड पर आने वाली सारी इनकम क्या कर देंगे, ऐड। और जो कोई भी आपका एक्सपेंस रहेगा वो क्या कर देंगे, लेस। एग्रीड। ये लायबिलिटी साइड। असेट साइड में क्या होता है सुनिए, अगर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब उस फंड का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो इधर आएगा। उस फंड का इन्वेस्टमेंट होगा तो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट, असेट साइड। क्लियर, ये बात भूलना नहीं। अब वैसे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड in the appropriate financial statement of club for the year ended 31st March 22. Match expenses paid during the year 1,10,000. मैच फंड ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा। डोनेशन फॉर मैच फंड ये उसी में ऐड होगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स ये उसी में ऐड होगा। मतलब क्या है, हमारा फंड कैसे बनेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, जो ओपनिंग बैलेंस है। फिर हमने क्या किया बेटा जी, और नई डोनेशन मिली वो उसी में ऐड। फिर हमने मैच ऑर्गेनाइज करी, उसके टिकट बेचे, उसको भी क्या करेंगे, ऐड। और जो खर्चा हुआ उसमें से क्या कर देंगे, लेस, क्योंकि रेवेन्यू आइटम है। अगर यही बिल्डिंग वाला होता तो बिल्डिंग फंड में क्या करते, हम इनको ऐड करते, इनको ऐड करते तीनों को, और बिल्डिंग कहां दिखाते, बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्डिंग को फंड में से लेस नहीं करेंगे, बिल्डिंग एज इट इज दिखती रहेगी, फंड एज इट इज दिखती रहेगा। बट अगर रेवेन्यू आइटम है तो कैसे दिखेंगे, देखो बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम लिखेंगे मैच फंड, बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस 30,000। एड डोनेशन, अब ये कौन सी डोनेशन है, कोई भी डोनेशन नहीं, स्पेशल डोनेशन है, तो जो मैच की डोनेशन है वो इधर आएगी, कितना आएगा 55,000। फिर सेल ऑफ टिकट्स कितना आएगा 20,000। तो बेटा जी मेरे पास कितना फंड जमा हो गया, 30,000, 55,000, कितना आएगा 1,05,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे। कितना एक्सपेंसेस बेटा 1,10,000। तो बेटा जी ये नेगेटिव नहीं लिख सकते, इधर जो 5,000 है फंड से ज्यादा हुआ, अब वो कहां हिट करेगा, आईएनडी के डेबिट साइड में। अगर मान लो ये फंड पॉजिटिव होता तो एज इट इज, अगर ये 1,15,000 होता, उसमें से 1,10,000 लेस किए तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कितना दिखता, फंड 5,000। अगर मान लो फंड का काम खत्म हो गया तो उसको ट्रांसफर भी कर सकते थे हम, कहां पर, आईएनडी के क्रेडिट साइड में। मतलब फंड बनाएंगे, उसमें से खर्चा लेस करेंगे, फायदा हुआ तो आईएनडी के क्रेडिट में, अगर एग्जामिनर बोले तो। बट मैच कंक्लूड हो गई है और फंड से ज्यादा खर्चा हो गया है तो भैया कहां डेबिट जाएगा, आईएनडी के डेबिट ही जाएगा ना। सो राजा बेटा जी ये जो 5,000 है नेगेटिव इधर नहीं लिखते, इसको कहां लिखेंगे, आईएनडी के डेबिट साइड में हम लिखेंगे शॉर्टेज या डेफिसिट ऑफ फंड, ऑफ मैच फंड। कितना है बेटा जी, लिख लीजिए। क्या रे संतोष, कुछ तो होगा, बोलना।
वो बेटा अभी आज एक क्वेश्चन नंबर, एक होमवर्क ले जाओ, सादा सा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 4 हो गया? नो 4 नहीं, 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लीजिए, ठीक है, ट्राई कर लेना। ओके अभी एक बात बता देता हूं सर, फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है, तो उसको लास्ट के लिए रखे तो सही है ना। एग्जाम में पहला काम क्या करना सुनिए, ट्रू और फॉल्स की प्रिपरेशन अच्छी कर जाओ। ट्रू और फॉल्स 12 मार्क का क्वेश्चन है, बट उसको लिखने के लिए आपको 10 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी होगी तो। उसके बाद में 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन और रहेंगे, वो चाहिए तो आप बाद में लिख लेना, उसके लिए जगह छोड़कर, या उसी समय लिख लेना। बट ट्रू और फॉल्स के मार्क्स मत गवाना, क्योंकि क्या है कि वो देखेगा और तुरंत मार्क्स देता चला जाएगा, और वो करना ही है, कंपलसरी क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ने में कोई सेंस नहीं है। अगर मान लो आपको 6 में से 4 आ रहे तो 4 का उत्तर लिख दीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद में कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा आपने जोर देना चाहिए। तो बेटा जी जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो चेस के जैसे एक समीकरण बनना चाहिए कि आपके टॉपिक्स कौन से स्ट्रांग है। जैसे मान लो आपका पार्टनरशिप स्ट्रांग है, कंपनी फाइनल अकाउंट स्ट्रांग है, इसके अंदर ज़्यादा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। तुम पूछेंगे क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, वो टॉपिक है जो बच्चे ऑप्शन में छोड़ के जाएंगे। अब जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तुमको टॉपिक है ना, अगर मान लो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुम अभी तक का इतिहास निकाल कर देख लो, उस पर इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि तुम क्या है, मेजॉरिटी जनता उसको छोड़ के जाती है, बट जिसको आता है वो करके आ जाता है। तो सेम तरीके से जो टॉपिक मुश्किल वाले हैं उसको अच्छे से कर रख लीजिए, और उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को पहले छानबीन कर देख लीजिए कि वो जम रहा है क्या, ईजी वाले क्या। अगर वो ईजी वाले तो पहले वो कर लीजिए। जिन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे हिसाब से वो फाइनल अकाउंट नहीं है, मेरे हिसाब से उन टॉपिक्स का नाम है डेप्रिसिएशन। लंबा खींच लेता है कैलकुलेशन कभी कभी। दूसरा है एनपीओ, बहुत सारे अकाउंट बनवा लेता है। ये टॉपिक लंबा टाइम लेते हैं करने के लिए। ये दिखने में आसान दिखते हैं, उठाएंगे खींचेंगे करना चालू करेंगे तो कई बार तो उलझ जाते हैं। तो वो टॉपिक लीजिए जो रूटीन में चलता है कि हाँ ये इसके बाद में ये स्टेप, इसके बाद में ये स्टेप, इसके बाद में ये स्टेप, बात खत्म। डिसोल्यूशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, राइट। फिर बोनस शेयर के क्वेश्चन हो गए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन। क्या पूछेंगे उसमें? कुछ नहीं पूछ सकते। ये क्वेश्चन जो सिमिलर लाइन पे चलते हैं उनको पहले करने की कोशिश करिए। सिंगल एंट्री ज्यादा लंबा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 10 मार्क के लिए आएगा तो इजी वाला ही आएगा। फाइनल अकाउंट मेरे हिसाब से इजी आता है। इजी मतलब लेंदी भी आएगा, पर तुमको इतनी आदत है कि फाइनल अकाउंट सलट जाता है। तो राजा बेटा जी कुछ इजी टॉपिक्स को साइड में निकाल के रख लीजिए। जैसे इन्वेंट्री, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लिखने के लिए टाइम कम लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता लिखने को बहुत टाइम नहीं लग सकता इन्वेंट्री को, ऐसे क्वेश्चन उसी टाइप के ना। तो इन चीज़ों को आपको देखकर फिर लॉजिक लगाना पड़ता है। बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है, अब देखो आज आपकी जो प्रिपरेशन है, आज जैसे आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप गरीब पैदा हुए हो, एक उदाहरण दे, अब आपको अमीर कौन बना सकता है? आइडिया, घंटा। आइडिया किसके पास नहीं होती? हर एक बाप के पास एक आइडिया होती है। ये प्लॉट ले लेते तो अच्छा होता, ये कर लेते तो अच्छा होता, वो कर लेते तो अच्छा होता। सबके पास कहानियां है यार, आइडिया किसके पास नहीं? सबके पास आइडिया है। गरीब से आदमी करोड़पति या जो आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, नाम शोहरत इज्जत कमाता है, या अपने जीवन को दिशा देता है किसी भी केस में। जैसे अभी ये कुंभ मेला हुआ तो उसमें एक बाबा बहुत फेमस हुआ, आईआईटी बाबा। तो उसकी जो तौर तरीका था वो एकदम ही अलग था। वो क्या है, माँ बाप के बारे में भी कुछ बोल रहा है, इसके बारे में भी कुछ बोल रहा है, ऐसा वैसा। बावजूद उसके उसने जो निर्णय किया, तुम्हारी मेरी बात नहीं चल रही कि हम उसको किस समीकरण से देख रहे हैं, हम उसको किस तरीके से जज कर रहे, वो बात ही नहीं, हमारा गेम ही नहीं है वो, हम क्यों जज करें उसको। बट वो एक आदमी जो जीरो था, जो बनारस के घाट पर इधर उधर रहते रहते भी एक लेवल पर पहुंच गया, उसको लकी नहीं बोलते दादा। बहुत सारे लोग साधु संत है, बट उस आदमी की खास बात थी, उसमें कॉन्फिडेंस था। अब आप जो भी मार्ग आपका सिलेक्ट कर लो, उसमें कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा साहब। और ये आप बोल नहीं सकते कि सर कॉन्फिडेंस कोई आपको और दे देगा, कोई नहीं दे सकता सर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको खुद को ही
खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। कोई कैसे दे सकता है? मेरी माँ को मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा था, मेरे पापा को मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा था। पहला डिबेट कंपटीशन मैंने बहुत तैयारी करी थी, दिन भर रात भर उसकी प्रिपरेशन करी, बट जैसे ही माइक के सामने जाने की बात आई मैं डर गया, मैं भाग गया वहां से, मैं गया ही नहीं माइक के पास। और मेरे पापा ने वहां पर बोला अरे वो भाग गया, बोले वो नहीं आएगा। मेरे माँ बाप को मुझ पर कॉन्फिडेंस होने से क्या होगा? वो तो मुझे ही डेवलप करना पड़ेगा ना। और ये हकीकत है मेरी जिंदगी की, मैं भाग गया था, डर लगा था। गणपति मंडल में ऐसा था कि कोई एक विषय थे, उस विषय पर चर्चा करनी थी, भाग गया। उस दिन बहुत अंदर से आया, तो बोले क्या ही हो जाता, हंस लेती पब्लिक, हंस लेती, क्या हो जाता, बोल देता। और फिर उसके बाद में बोलना चालू कि आज मैं बोल रहा हूं, और जो डर कर रह गए, जो बोले नहीं, वो आज तक नहीं बोल पा रहे। कोई तुम्हें दूसरा कॉन्फिडेंस की घुट्टी दे ही नहीं सकता, तुम्हें कोई दूसरा प्लांट कर ही नहीं सकता कॉन्फिडेंस। तुम्हें बहका सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी दिशा में जाओ उसके बारे में आत्मचिंतन कर कर खुद पर भरोसा रखो कि मैं करूँगा, सही होगा सही होगा, नहीं सही होगा नहीं सही होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको मैं कभी जज मैं तो नहीं करता मार्क्स से। आज तो मुझे बात बता, तू इधर बैठा है, ये इधर बैठा है, ये सीए के एग्जाम नहीं दे रहे तो क्या खराब आदमी है क्या? तुम सीए के एग्जाम दे रहे हो, तुम पास हो गए तो तुम बहुत भारी हो, क्या क्या संबंध है? मैं ऐसे कितने ही सीए को जानता हूं, तो क्या कर लूं? वो मोदी जी, एक बार इतनी लास्ट किस्सा बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं। मोदी जी क्या बोले पता है? मोदी जी को पूछा कि आपको आपके बारे में कैसा लगता है, कि मतलब आपको लगता है आपका नाम कर जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि वेद किन्होंने लिखे जो आज भी हमको दिखाते रास्ता? वेद किसने लिखे, किसी को आइडिया है क्या? बोले किसी ने। जब बोले वेद जिन्होंने लिखे जो आज भी रिलेवेंट है, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो मोदी क्या चीज है? ये उनका वक्तव्य है। आप पता है डर किस बात से रहे हो? क्योंकि आपने कोई एक अपेक्षा बना ली है कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मैं ऐसा करना चाहूंगा, वैसा। निकालना उस अपेक्षा को, थोड़ा साइड में कर। तो ये सोच कि मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। अब तेरी हार कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तेरा कॉन्फिडेंस डाउन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जब तू उसको रिजल्ट के साथ जोड़ता है तब तू तकलीफ में जाता है। भगत सिंह साहब शहीद हुए थे, हमें आजादी मिली थी। भगत सिंह साहब जब शहीद हुए थे तब भारत को आजादी नहीं मिली थी, तो क्या भगत सिंह फेल हो गए? ये क्या दृष्टिकोण हुआ? भगत सिंह को जो करना था वो किया, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि भैया मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा क्या रिजल्ट है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। आप वो करते रहिए, आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप ये कर रहे हो ना, वो बाजू वाला क्या कर रहा है इसके साथ कंपैरिजन, अगर आप ये कर रहे हो ना कि मुझे मार्क्स इतने मिलने चाहिए, पापा क्या सोचेंगे, मम्मा क्या सोचेंगे, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये समीकरण आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपका काम। आप आपका काम करिए, आगे बढ़ते जाइए, हो जाएगा। अगर मेरे बस में होता ना बेटा कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता तो मैं दे देता। बकवास बात है, नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, आपके माता पिता नहीं दे सकते। वो क्षणिक होगा, क्षणिक कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं, इमोशनल कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना। सर व्हाट अबाउट अदर एक्सपेक्टेशन अबाउट अस? पूर्वी गुड़िया क्या करेंगे बताओ ना मुझे, अदर एक्सपेक्टेशन क्या कर लेंगे? और कितनी बार गला घोटोगे? ऐसे मैं कितने सारे फीमेल्स को जानता हूं, ग्राफोलॉजी कर रहा था, कि उनके ससुराल वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ से या उनके लिए, उसके हिसाब से पूरा जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। और जब कभी मैं उनसे कभी बात करता हूं, जब कभी भी मैं काउंसलिंग वगैरह करता हूं, तो टूट जाते उधर ही। मतलब क्षण नहीं लगता, बोले कि मैंने मेरी बेटी के लिए ये किया, मेरे बेटे के लिए ये किया, मेरे घर वाले ये बोल रहे थे इसलिए मैंने ये किया। क्या फायदा हुआ? क्या हुआ उससे? कुछ नहीं होगा। उनको मैं एक्सपेक्टेशन में रोक नहीं सकता, क्या करेंगे? आप वही करो जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जहां पर आपकी रूह जाती है, जहां पर आपका दिल लगता है, मन लगता है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्या करेंगे उसका? ओके सैम डी, चलो अभी राधे राधे बोलो, बाय बाय करो, लॉट्स ऑफ लव, खुदा हाफिज, कल मिलते हैं फिर, है ना? कल का टाइम यही टाइम पर मिलते हैं यार, मेरे को सुबह नहीं जमता ना प्लीज। मतलब मैं डाल दूंगा ग्रुप पर, है ना? बाय बाय, पर करवा दूंगा अभी कंप्लीट, है ना? थोड़ा तो इज्जत दे दो यार, थोड़ी तो करा दिया ना यार, इतना मेजोरिटी